आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। 3-4 दिन पहले डॉक्टर राधे श्याम सिंह ने मुझे बताया कि हम लोग कोरोना पर एक इंटरनेशनल सेमिनार करना चाहते हैं और इस इंटरनेशनल सेमिनार के लिए उन्होंने जो विषय सुझाया मुझे कि कोरोना, चुनौतियां और संभावनाएं। 21वीं सदी के शुरुआत में ही हम एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जिसने विश्व को हिला रखा है। अभी हमारे मित्र विजय प्रताप सिंह कोरोना की जो स्थिति है और इस पर जो नई नई स्थितियां पैदा हो रही हैं, जिस तरह से हमारी संवेदनाएं मर रही हैं, जिस तरह से एक रोग के कारण हम असहाय हुए हैं, न कोई उसका इलाज खोज पा रहे हैं और न ही कोई ऐसी कारगर व्यवस्था खोज पा रहे हैं जिसके चलते इसको रोका जा सके। चीजों को हम खोजे कैसे? आज विश्व में बड़ी संख्या में मानव मर रहा है और एक व्यक्ति का मरना केवल व्यक्ति का मरना नहीं होता, बल्कि उसके साथ अनंत संभावनाएं भी या तो दफन हो जाती हैं या तो जल जाती हैं। मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रक्रिया से गुजरेगा, लेकिन असमय में आकर के कालकौलित हो जाना या किसी महामारी के तहत मर जाना व्यक्ति की असहाय स्थिति को ही सूचित करता है। एक ऐसा समय, एक ऐसा काल कि जिसमें अपने जीवन की रक्षा के लिए मानव कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसा भी नहीं है कि यह स्थिति हमारे सामने नई आई है। बहुत लंबे समय से, अतीत से ही हम तमाम महामारियों से जूझ रहे हैं और पिछली जो महामारियां थी, उन महामारियों की अपेक्षा अभी कोरोना का तांडव कम है। आपने अपने विषय के तहत जो संभावना रखा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। केवल उस पर अनुमान लगाया जा सकता है और पिछले दिनों को, महीने 2 महीने को देखते हुए यह अनुमान लग रहा है कि यह समस्या अभी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये भी आकर के लोगों के दिमाग में अब बात बैठ चुकी है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रख करके ही हम इस रोग से लड़ सकते हैं। इस रोग से लड़ने के लिए हमें न तो सत्ता से कोई मदद मिलेगी, जिस सामाजिक विडंबना का, पारिवारिक विडंबना का जिक्र अभी डॉक्टर विजय प्रताप सिंह ने कविताओं के माध्यम से किया,
मैं गांव से जुड़ा व्यक्ति हूं और गांव में लोगों की हालचाल लेता रहता हूं। एक दिन मैंने गांव में किसी अपने मित्र को फोन किया जो मुझसे उम्र में लगभग 10 साल बड़े हैं, और उनसे मैंने पूछा कि क्या स्थिति चल रही है गांव में कोरोना की। देखिए, मैं भी इसे विडंबना ही मानता हूं कि अपने घर के लोगों को ही हम प्रवासी मान बैठे हैं। अपने देश में ही रहने वाले लोग हमारे लिए प्रवासी हो गए। यह प्रवासी शब्द का इस्तेमाल हमें एक नया संकेत देता है। खैर, कोरोना का एकमात्र इलाज क्वारंटाइन खोजा गया। उसी व्यवस्था पर बड़ी दारुण उस अवस्था का बहुत दारुण स्थिति में विवेचन करते हुए मेरे मित्र ने बताया कि ओम प्रकाश, अब तो ये हालत हो गई है कि घर के वही बच्चे जो जिगर के टुकड़े थे, बंबई रह करके कमा रहे थे, अब आए हैं, क्वारंटीन में हैं, और हम अपने कुत्ते को जैसे खाना देते हैं वैसे उनको खाना देना पड़ रहा है क्वारंटीन सेंटर में जाकर। दूर से उनकी थाली में गिरा देना पड़ रहा। बात हिला देने वाली है, लेकिन स्वास्थ्य के और जीवन के मद्देनजर आवश्यक भी है। हमारे सामने ये जो नई समस्या खड़ी हुई है, हालांकि नहीं, मैं केवल इस रूप में मानता हूं कि ये कोरोना के रूप में नहीं खड़ी हुई। इसके पहले हम तमाम इस तरह की महामारी की समस्या को झेलते रहे हैं। उसके रूप अलग अलग होते रहे। कभी प्लेग था, कभी चेचक था, कभी एड्स था। एक 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 ये ऐसी महामारियां थी कि जिनकी कल्पना मात्र से लोग कांप उठते थे, और इनका भी कोई त्वरित इलाज नहीं निकल पाया था, कोई त्वरित प्रतिरोधक टीका नहीं निकल पाया था। लोगों ने अपनी जीवन शैली को बदला, और इस जीवन शैली ने उनको एक नया जीवन दिया। इस कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं, या कोरोना ने हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां रखी हैं, क्या संभावना है, हम कैसे बचे। अभी ये हमारे सामने कोरोना का इतिहास 2 महीने या 2 महीने कुछ दिन का है। इन 2 महीने कुछ दिनों में ऐसा साहित्य तो लिखा गया है जो कि हमारी संवेदना को पकड़ता है, लेकिन ऐसे साहित्य से हम अभी दूर हैं जो कि इस समस्या के मूल कारणों की तलाश करता है। हम साहित्य के लोग जब किसी समस्या के निदान के बारे में सोचते हैं तो अतीत की तरफ झांकने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाता। यह देखते हैं, यह तलाश करते हैं कि ऐसी स्थिति अतीत में कब आई और उसके लिए हमने क्या किया। एक और दिलचस्प मैं प्रकरण आप लोगों को बताऊं। जब ये क्वारंटीन शब्द आया
कई जगह से आवाज आने लगी कि अब तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एक नया शब्द मिल गया। कहीं कहीं से यह भी कहा गया कि वैलेंटाइन के अपोजिट के रूप में इस क्वारंटीन का इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ और उत्साही लोग थे जो इसके उत्स को तलाश करते हुए गए और ये कहा कि ये इटालियन है सब। क्वारंटीन ने हमें एक व्यवस्था तो दे दी, रहने की एक स्थिति दे दी, लेकिन क्वारंटीन है क्या? अपने शुरुआती दिनों में इसे समझने की अच्छी जरूरत। और जाहिर है, जैसा विजय प्रताप जी ने कहा कि हम लोग किसी समस्या से टकराने के लिए साहित्य की तरफ ही जाते हैं। मुझे ये संकोच नहीं है कहने में कि कोरोना को लेकर कविताएं तो कई लिखी गई, मजदूरों के दुख दर्द पर बात हुई, उन बहनों बेटियों की चर्चा हुई जिन्होंने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया था। लेकिन हम इससे कैसे बचेंगे और यह हमारे सामने क्या चुनौती ले आता है, इसकी चर्चा कम हुई। कविताएं ज्यादा लिखी गई हैं, गद्य में बहुत कम लिखा गया है। अभी तक मेरी जानकारी में वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो कुछ गद्य में लिखा गया वो बनारस के ही एक सज्जन की बनारस के दैनिक जागरण में छपी हुई कहानी थी, लक्ष्मण रेखा। ये भी नहीं कहा जा सकता कि कहानी बहुत मजबूत थी या समस्या के कई पक्षों को वह एक साथ देखती थी। मतलब मेरा यह कहना कि अभी इस समस्या के अनेक पक्षों को देखना बाकी है, जो थोड़ा व्यवस्थित होकर के ही हम देख पाएंगे। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, लेकिन ये जो काल चल रहा है, इस काल में कुछ गंभीर लेखन की संभावना मुझे कम दिखाई देती है। आप लोगों में हो तो हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि किताब देख करके या तो डर लगता है या तो नींद आ जाती है। कहां जाएंगे हम, किस तरह से पाएंगे, कहां से इसका समाधान निकलेगा? और अगर हमारे सामने कोई समाधान का एक निश्चित रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस निश्चित रास्ते के न दिखाई देने के कारण हम इतने अस्त व्यस्त हो जाएंगे, इतने अव्यवस्थित हो जाएंगे कि किसी परिणाम पर पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। खैर, मैंने जैसा आप लोगों से कहा कि अपनी वर्तमान की समस्याओं को ढूंढने के लिए साहित्यकार अतीत का सहारा लेता है। अतीत के सहारे के रूप में उसके सामने साहित्य भी होता है और इतिहास भी होता है। इतिहास लिखने पढ़ने के क्रम में हम यह सावधानी रखते हैं कि हम इतिहास या उस ऐतिहासिक काल का महिमा मंडन कर रहे हैं या उससे कुछ आवश्यक चीजें लेकर के अपने वर्तमान की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। साहित्य नितांत व्यक्तिगत होता है। कहा भी जाता है कि यह बाई प्रोडक्ट है। किसी समस्या को हम किस रूप में देख रहे हैं और कहां तक ले जा रहे हैं, मेरे अपने मैं का विस्तार कहां तक है, मैं अपने मैं को पर से कितना जोड़ पा रहा हूं,
वही साहित्य बहुत मजबूत होगा जो अपने मय को पर से जोड़ लेता। और इस संदर्भ में मुझे सबसे अधिक याद आते हैं हिंदी के छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक नारा उन्होंने दिया, मैंने मय शैली अपनाई, लेकिन उस मय का विस्तार इतना था कि अपनी पुत्री के मृत्यु पर उन्होंने जो कविता लिखी वह निराला की पुत्री की मृत्यु की कविता न रहकर भारत के जन जन की कविता हो। इसी तरह से जब कोरोना के बारे में डॉक्टर राधेश्याम सिंह ने बात किया तो मैंने साहित्य को उलटना पुलटना शुरू किया और ये देखा कि महामारियों के संबंध में विश्व साहित्य में क्या लिखा गया। और जब मैं विश्व साहित्य की बात करने लगा तो मुझे सबसे पहले गालिब याद आए और गालिब के 3 अशार याद आए जिनके बारे में मैं अभी उसको सुनाऊंगा, जिनके बारे में यह कहा जाता था कि गालिब ने अपने मित्रों की बेवफाई पर यह शेर लिखे हैं। वह मित्रों की बेवफाई पर लिखा गया शेर नहीं है। आप लोगों ने भी सुना होगा, रहिए अब चलकर ऐसी जगह जहां कोई न हो, हम सुखन कोई न हो, हम जबा कोई न हो, जमा कोई न हो, बेदरो दीवार का एक घर बनाया चाहिए, बेदरो दीवार का एक घर बनाया चाहिए, कोई हम साया न हो, आसमां कोई न हो। अंतिम शेर है, पढ़िए घर बीमार तो कोई न हो, तीमारदार, पढ़िए घर बीमार तो कोई न हो, तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नौ अखा कोई न हो। मित्रों, ये जो 6 पंक्तियां हैं, क्या हम आज जिस परिस्थिति से जूझ रहे हैं उस परिस्थिति की तरफ संकेत नहीं कर रही है? विश्व में बहुत ज्यादा साहित्य लिखा गया है महामारियों के ऊपर 1901 के प्लेग पर। हम तो कई सालों के बाद, कई दशकों के बाद एक महामारी को झेल रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज तो हर साल प्लेग जैसी, चेचक जैसी और मलेरिया जैसी महामारी को झेलते थे। और एक ही रास्ता होता था कि प्लेग में चूहे गिरने लगे, गिल्टी बनने लगी, घर द्वार छोड़ करके सभी लोग भाग जाते थे और खेत में झोपड़ी बना करके, मड़ई बना करके वही रहते थे जहां चूहों की पहुंच नहीं। क्या था वो? क्वारंटाइन से कुछ अलग था क्या? नहीं अलग था। दूसरी बात मैं बताऊं जो बीच में मैंने छोड़ दिया था कि ये क्वारंटाइन शब्द को लेकर के बहुत लोगों को लगा कि ये इटालियन शब्द है। ये इटालियन शब्द नहीं है, क्वारंटीन शब्द पर्शियन है और यह पर्शियन शब्द हमें यह सूचित करता है कि यह क्वारंटीन भारत के लिए कोई नई चीज नहीं। मैं हिंदी साहित्य के लोगों को ध्यान ले जाना चाहता हूं डॉक्टर राधेश्याम सिंह का विशेष तौर से कि हिंदी की जिन पहली कहानियों की जिक्र की गई उन कहानियों में एक कहानी प्लेग की चुड़ैल है, भगवान दास की लिखी हुई। और इस तरह की महामारियां जो है मानव को किस तरह से मूल्य शून्य और निष्ठुर बना देती हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्लेग की चुड़ैल, मैं बहुत संक्षेप में उसकी बात बता रहा हूं। प्लेग फैला हुआ था देहात से लेकर के शहर तक। उसमें
एक जागीरदार साहब, जमींदार साहब जो इलाहाबाद में रहते थे, उनकी पत्नी को प्लेग हो जाता है। प्लेग होते ही सारी संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं, परेशान हो उठते हैं और यह सोचने लगते हैं कि मैं किस तरह से भाग करके अपने इलाके में पहुंच जाऊं। इधर पत्नी बीमार है, लोग लाज के कारण भाग भी नहीं पा रहे हैं। रात में पत्नी की अधमरी अवस्था देखकर उन्हें ऐसा लगा कि पत्नी मर गई है। वे अपने नौकरों को कुछ पैसा देकर के चले जाते हैं कि ले जाना, इसका दाह संस्कार कर देना। और एक बेटा उनका था, बेटे को लेकर के वे अपनी जमींदारी के क्षेत्र में छावनी में चले जाते। पत्नी मरी नहीं है, आधा जिंदा है। इसके पहले ही नौकर कुछ पैसा पाते थे, कुछ कुछ पुरोहित बांट लेता है, कुछ नौकर बांट लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पुरोहित भी है। जो अभी आपने विजय जी ने जिक्र किया कि महामारियों का धार्मिक पक्ष भी होता है, वह पुरोहित उन नौकरों को सलाह देता है कि 23 रुपए मिले हैं, इसमें से इतना पैसा हमें दे दो, 2-2 रुपया तुम लोग ले लो और ले जाओ कच्ची लाश उसी तरह गंगा जी में बहा करके 2-3 घंटे के बाद लौटा। जमींदार साहब तो गए, जागीरदार साहब गए, ये सब ले गए गंगा जी में, उस लाश को बहा करके फेंक फाक करके चले आए। मोटे मोटे बांसों में लाश लपेटे हुए थे। लाश जो है गंगा के पानी में डूबी नहीं, तैरती रही और गंगा के पानी की शीतलता उसे जो मिली, जिंदा हो गई। और बहते बहते संगम का इलाका पार करके ऐसी जगह जाकर के वह लाश किनारे पर लगी जहां की जमींदार साहब की जागीरदारी थी। और वहां वह लाश जाकर के करौदा के जो तट पर करौदा के पेड़ थे, लटके हुए थे गंगा जी में, उसी में फंस गई और उसी फंसने में कोई कांटा उसके गर्दन में चुभा, जिससे गिल्टी का ऑपरेशन हो गया। वो जी गई और जी करके जब अपने घर पहुंचती है, जागीर में पहुंचती है, हड़कंप मच जाता है कि ये तो चुड़ैल आ गई। कहानी और है, लेकिन कहानी और होने की अपेक्षा हमें केवल उस संवेदना की तरफ यह कहानी संकेत देती है कि किस तरह से हड़बड़ी में, किस तरह से घबरा करके, किस तरह से अपनी संवेदनाओं के शून्य हो जाने से एक पति अपनी पत्नी को छोड़ करके चला जाता है। अंतिम संस्कार जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, उस संस्कार में भी वह भाग नहीं लेता। जीवन का मोह, वह चाहे कोरोना काल हो, चाहे प्लेग का काल हो, जीवन का मोह एक ऐसा मोह है जिससे हर व्यक्ति डर रहा है। वह चाहे बेटा बंबई से कमा कर आया हो, चाहे बेटी कमा कर आई हो, चाहे बाप आया हो, सबको एक शंका की निगाह से देखने के लिए यह रोग मजबूर कर रहा है। दो और कहानियों का मैं जिक्र करूंगा। चूंकि मैंने विश्व साहित्य की बात की है, इसी शीर्षक से, क्वारंटीन शीर्षक से राजेंद्र सिंह बेदी की एक कहानी, और उस कहानी की विशेषता ये है, आप जोड़ लीजिएगा कि इसमें किस पक्ष को वे उजागर करना चाह रहे हैं। कहानी के दो ही पात्र हैं, एक डॉक्टर और एक भंगी। भंगी लोगों की सफाई करता है, क्वारंटीन सेंटर में भी जाता है, वहां भी सफाई करता है। डॉक्टर साहब जाते हैं, मरीजों को देखते हैं, लेकिन उनको अपने जान की चिंता मरीजों से ज्यादा बनी हुई। वे उन्हीं मरीजों को देखते हैं जो थोड़े ठीक हैं,
बाकी जो गंभीर हालत के मरीज हैं उनके पास वह भागू नाम का जो सफाई कर्मचारी है, जो भंगी है, उसको भेजते। जाहिर है कि भागू कोई इलाज नहीं कर सकता, देख करके लौट आ रहा है, मौतें हो रही हैं। मरीजों के संपर्क में रहने के कारण, गंभीर मरीजों के संपर्क में रहने के कारण भागू संक्रमित हो जाता है और भागू के संक्रमण से संक्रमित होकर के उसकी पत्नी मर जाती है। डॉक्टर साहब जिन्होंने अपने जीवन को पूरा महत्व दिया, भागू के जीवन को गंभीर मरीजों में झोंक दिया, क्वारंटीन पीरियड जब खत्म होता है तो डॉक्टर साहब को 1000 का पुरस्कार मिलता है और भागू को अपनी पत्नी खोने का दुख मिलता है। मित्रों, यह विडंबना है जो हमारे आज की मेडिकल साइंस पर प्रहार कर रही है। मैंने ये कहानी आप लोगों को जो दिया उसमें सामाजिक धार्मिक स्थिति पर प्रहार किया गया, एक कहानी ऐसी दिया जिसमें वर्तमान स्थिति पर प्रहार किया गया। इसी तरह से एक कहानी और है, कहानी नहीं उपन्यास है, अल्बर्ट कामू। अल्बर्ट कामू फ्रेंच भाषा में जो उपन्यास लिखे थे उसका नाम था ला पिस्टे, LAPESTE, PASTE अलग था, ला पिस्टे। अंग्रेजी में उसका अनुवाद हुआ दी प्लेग। उपन्यास की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं और यह महत्वपूर्ण है कि इस उपन्यास में धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, ये 4 पक्ष महत्वपूर्ण होकर के आते हैं। हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां इन्हीं 4 पक्षों में फैली हुई है। इन पक्षों का इलाज करना चाहिए। उपन्यास में कुछ डॉक्टर पात्र हैं, कुछ बिशप पात्र हैं, पादरी, कुछ समाजसेवी हैं। लेकिन किस तरह से इस महामारी ने लोगों को हिला रखा है, विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, ये काबिले गौर है। मैंने पीछे निराला का नाम लिया। निराला का नाम लेते हुए मैं उनकी एक रचना का भी उल्लेख कर जाऊंगा, साहित्य की ऐसी रचना जो हमें आज भी लगातार प्रेरणा देती है। वह रचना है कुल्ली भाट। कुल्ली भाट को लेकर के बहुत चर्चा हुई, विवादों की, और इसमें फिर ये किस विधा की रचना है, उपन्यास है कि संस्मरण है कि रेखाचित्र है, क्या है, ये सब बात हमें कुछ नहीं, मतलब ये सब होगा, कुछ होगा, चाहे जो। लेकिन वह रचना अपने समकाल को बड़े गंभीर रूप में जीती है, और समकाल वही है जिस समय उत्तर प्रदेश में भी, उन्नाव जिले में भी, रायबरेली में भी प्लेग फैला हुआ था, और प्लेग का आलम यह था कि परिवार के लोग एक लाश जलाकर जब तक घर लौटते थे तब तक पता चला कि दूसरी लाश तैयार। साहित्य के लोग जानते हैं कि निराला जी का पूरा परिवार उसी में मर गया था, जो भी चचा चचाजाद भाई या जो रहे वो मर गए। मित्रों, मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा और एक अनुरोध करूंगा कि अगर हमें किसी नवीन समस्या का निराकरण करना है तो जरा सा अपने अतीत में जाकर देखें कि जब यह समस्या हुई है तो इस समस्या का निराकरण कैसे हुआ है। भारतवर्ष की तो यह स्थिति है कि जिस समय हमारे यहाँ कोरोना की मिनिमम केस थी,
उस समय तो देश बंद कर दिया गया, देश की सारी गतिविधियां ठप हो गई। और आज जब एक एक शहर से 10-10 हजार की केसेज निकल रही है, तो अगर आप बाजार में निकल जाइए तो बाजार में घबराहट होने लगती है कि आदमी किस तरह से बिल्कुल जैसे लग रहा है कि किसी बाड़े से, किसी कैद खाने से छोड़ दिया गया हो, और छोड़ दिया गया हो और वह निकल करके बाहर आ गया। कोई दो राय नहीं है कि अपने घर में पड़े हुए भी हम अध्यापक तो ऑनलाइन पढ़ाते हुए, इधर उधर करते हुए थोड़ा समय बिता ले रहे हैं, लेकिन जो लोग किसी काम में नहीं प्रवृत्त हुए हैं, उन लोगों का दिन कैसे बीत रहा होगा। पता नहीं, हमारी अपेक्षा ये रहती है कि वे सोचेंगे, लेकिन वे सोचेंगे क्या? उनका दिमाग तो कुंद होगा। सोचने का काम हमेशा कुछ मुट्ठी भर लोग किया करते हैं, और अगर ये मुट्ठी भर लोग कुछ सार्थक सोचेंगे तो निश्चय ही इस समस्या का निराकरण होगा और हम बहुत जल्द ही इससे बाहर